आप सबका स्वागत है ऑरस अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वरुण शुभ मोदी एंड आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी एमपी के स्टेज 1 के फिजिक्स के सॉल्यूशन 2018 टू 2019 वाले सेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस बार का जो पेपर था ये थोड़ा सा अलग टाइप का आया था। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए थे, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि एनटीएससी में किस टाइप का पेपर आएगा। और इस पेपर से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव नहीं थे, इसमें बस फैक्ट्स की जरूरत थी जो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? सुपर कंडक्टर्स पे। अब सुपर कंडक्टर्स जहां तक कि मैंने देखा है कि 10th क्लास और 9th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, तो कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट को भी आज कवर कर लेते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी 0 को टेंड करने लग जाती है। और हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे थोड़ी रेलेवेंट थ्योरी भी लिखी है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रो है, मतलब रेजिस्टिविटी, ये 0 को टेंड करने लगती है, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर हम इससे क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और ये अगर 0 हो गया तो ये हो जाता है 1 अपॉन 0, और 0 मतलब बहुत ही छोटा है और 1 उसके ऊपर है, तो ये जो होता है इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। इसलिए जो कंडक्टिविटी है सुपर कंडक्टर की वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही फैक्चुअल है। ये आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है और इंटेंसिटी वो एक ही बात होती है, और इसका यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, तो आप पहले इसमें पॉज करके खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है उस पाथ का मेजर जिस पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ट्रैवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट के बीच का, जो ऑब्जेक्ट को ने कवर किया है उन दो पॉइंट के बीच का, समझे? उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि देखिए, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इन दोनों के, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम घाम के बी पे जाता है तो उसका डिस्टेंस तो इसकी लेंथ होगी, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, लेकिन इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अपनी जगह से हिला ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं बनता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल ही 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो देखिए, ये भी थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है जो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है ना, वो कैलकुलस और इन जैसी चीजों का यूज करके निकाला जाता है। लेकिन आपके लेवल पे इसको देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और स्प्रिंग फोर्स होता है। अगर एक लूप में बॉडी मूव कर रहा है और उस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जब वो जिस पॉइंट से स्टार्ट की थी उस पर घूम के वापस आ जाती है, तो जो वर्क डन होता है वो 0 हो जाता है। कैसे? आप देखिए, ये स्प्रिंग है, ठीक है, हमने इस ब्लॉक को यहां पुश किया, सपोज वो यहां तक आ गया और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, समझ रहे हैं आप?
लेकिन जैसे ही इसको रिलीज किया और वो वापस यहां आ गई, तो वर्क डन जो इस स्प्रिंग का था, स्प्रिंग फोर्स का, वो जीरो हो गया क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो हो गया। सिमिलरली दो बॉडीज रखी हुई हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल तो लगभग सेम ही होते हैं, Gm1m2/r²। ठीक है, अब सपोज इसको खींच के यहां तक लाए, इसमें कुछ पोटेंशियल स्टोर हो गया, लेकिन जब इसको वापस ले गए, इसके कारण इस पे फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है, लेकिन इस जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, अब लेकिन बात करें जब विस्कस फोर्स की, तो ये कैसा फोर्स है? आपने कभी बैडमिंटन खेला है? आप बैडमिंटन का रैकेट ऐसे घुमाते हैं तो एक आवाज आती है और एक हल्का सा खिंचता है हवा के कारण, समझ रहे हैं आप? तो वो एक्चुअल में हवा के कारण जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं विस्कस फोर्स या एयर रेजिस्टेंस। और ये सेम चीज जब स्विमिंग करते हैं तब भी हमें एक्सपीरियंस होता है। अब बात ये है कि आप ये मान लीजिए ये एक बॉडी है जो पानी के अंदर है, मैं इसको आगे तक ले गया, इस पे विस्कस फोर्स तो पीछे की तरह भी एक्ट करता रहेगा। सपोज ये यहां पहुंच गई और अब मैंने सोचा इसको वापस घुमा के उसी जगह पे लाता हूं, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा? विस्कस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सपोज विस्कस फोर्स F था, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये लेंथ S है तो कितना हो गया? F S इंटू 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो गया। और ये जो जादुई चीज होती है ना, ये होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ। इसको आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एनटीएससी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। एनटीएससी एग्जाम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स मालूम है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ गए तो 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है, ये पहली बात तो आप याद कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक एक्सप्रेशन आता है v इज इक्वल टू √2gm/r। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कैसे आता है? जब हम पोटेंशियल और फोर्स के जो फॉर्मूला है उनको इक्वेट करके निकालते हैं। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When a satellite falls to an orbit of smaller radius, its kinetic energy decreases, increases, remains same, none of these. तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये मान लीजिए ये है हमारी धरती। ठीक है, और जो सैटेलाइट थी वो ऐसे कुछ घूम रही थी, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा सा अपनी अर्थ के पास ले आए, मतलब स्मॉलर रेडियाई में। आप देख रहे हैं ना, इसका रेडियस कम है इसके कंपैरिजन में, है ना। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है उसमें फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम? -gm/r। ठीक है, तो जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि जब ये बॉडी और ये बॉडी, मतलब अर्थ और सैटेलाइट, जब एक दूसरे के पास आएंगी तो जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्चुअल में वो डिक्रीज हो रहा है। और आपको मालूम है ना कि के और पी का सम, मतलब टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो हम पढ़ते हैं वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर पी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, how many times does a ray bend on passing through a prism? तो फिगर देख के आपने चीटिंग तो कर ही ली होगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सपोज ये जो प्रिज्म है
बहुत ही सिंपल है, जो रे जाएगी वो एक बार इधर पे इस फेस पे बेंड होगी और दूसरी बार निकलते समय इस पे बेंड होगी, है ना। क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो जो इंटरफेस होता है उनके बीच का, वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, waves inside a gas are longitudinal, transverse, partly longitudinal and partly transverse or none of these। तो देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, एक्चुअल में गैसेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो गैसेस और फ्लूइड्स में, मतलब गैसेस और लिक्विड्स में पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है जो इसको प्रूव कर पाए। क्योंकि ये देखिए, पार्टिकल ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। वेव मतलब वेव की एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, तो वेव्स इनसाइड अ गैस आर, आंसर विल बी लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल क्यों? ये देखिए, जैसे ये एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं गैस के, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, और यहां से जो एनर्जी आ रही है वो कंप्रेस फिर रेयरफैक्ट, कंप्रेस फिर रेयरफैक्ट होती है। ठीक है, ये होता है फ्लूइड्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रेयरफैक्शन हो रहा है, और इस तरीके से काम होता है गैसेस के अंदर। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, चूज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? हाँ, सनलाइट, फॉलिंग वाटर, विंड और पेट्रोलियम। अब आप सोचिए जरा कि कौन सा वाला इनमें से अलग है। आपने पढ़ा ही होगा कि एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो पेट्रोलियम का तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक टाइम पे जाके खत्म होने वाला है ना। अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लग गई हैं सबको रिप्लेस करने के लिए, उससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। ठीक है, तो फॉलिंग वाटर, सनलाइट और विंड तो हमेशा अवेलेबल है अपनी धरती पे। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज द आंसर। चलो अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। और ये फिर से पिछले पेपर की तरह इस वाले में भी एक बहुत ही टफ क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसका आंसर है मून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। विच इज द कलर एट द लोअर एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है कि जब प्रिज्म में ये जो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसमें यहां से तो व्हाइट लाइट जाती है, लेकिन प्रिज्म के अंदर जो बेंडिंग होती है वो रेड के लिए अलग होती है और वायलेट के लिए अलग होती है, जिसके कारण जो व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और रेड वाला सबसे कम डिविएट होता है, वायलेट वाला सबसे ज्यादा डिविएट होता है। तो जो स्पेक्ट्रम है, तो नीचे कौन सा है? यहाँ पे नीचे होता है वायलेट, तभी जो लोअर एंड पे है स्पेक्ट्रम के, आंसर क्या हो जाएगा? वायलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार का पेपर बहुत जल्दी डिस्कस हो रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं कि जो कैलकुलेटिव हो। मतलब 2019 का पेपर बहुत ज्यादा ही फैक्ट बेस्ड आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। ये भी बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये भी आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। ये आपकी एमपी बोर्ड की फिजिक्स साइंस की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, मतलब आउटर सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स, उनमें रिंग्स पाई जाती हैं। वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा जो दिखने वाली है डिस्टिंक्ट, वो सैटर्न में मिलती है, लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून में थोड़ी थोड़ी रिंग्स जरूर पाई जाती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
आखिरी क्वेश्चन भी बाकियों की तरह बहुत इजी है, इसमें एक सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, फॉर्मूला बेस्ड वो भी, और एनटीएससी स्टेज 1 इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए, सिर्फ कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत बढ़िया बन जाए। ठीक है, एनटीएससी कोई स्टेज 1 कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है, आपने जितनी पढ़ाई साल भर की है आप आराम से जाके इस पेपर को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर एक्चुअल में होता क्या है, आपने अपने बोर्ड्स में ये क्वेश्चन देखा ही होगा कि 1 किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट है, जो घर पे बिजली का बिल आता है ना वो इसी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो 1 और किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट्स। अब हमने क्या पढ़ा है, पावर जो जिसका एसआई यूनिट होता है वॉट्स इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम का होता है सेकेंड, वर्क का होता है जूल्स। वर्क एनर्जी सेम ही चीज होती है, मालूम है ना। हाँ, तो चलिए इसको लिखते हैं 1000 वॉट मतलब किलोवाट इंटू आर। अब आर है उसको सेकेंड में करना है, कितना होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर होगा ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऑनर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। एनटीएससी स्टेज 1 में फोड़ने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्ट सीरीज जिसको आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र की तरह ये एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसको अगर आप सही से सॉल्व कर लें और उसके सॉल्यूशंस और उसका एनालिसिस सही से कर लें तो आप एनटीएससी स्टेज 1 जरूर फोड़ देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र के बारे में और जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।